भारत की राजनीति में एक शब्द पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, मुस्लिम तुष्टीकरण। टीवी स्टूडियो से लेकर चुनावी मंच तक बार बार ये बताया गया कि इस देश में मुसलमानों को खास सुविधाएं दी गई हैं, उनकी खुशामद की गई है और बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय हुआ है, होता रहा है। हाल ही में सुधीर चौधरी ने फिर वही पुराना दावा दोहराया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने की राजनीति की है। यहाँ तक कि 2017 में दुर्गा पूजा को रोक दी गई ताकि मुसलमान नाराज न हो। अब आप पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक और तस्वीर देखिए। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। इससे पहले वर्ष 2017 और 18 में जब जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन पड़ते थे, तब ममता बनर्जी की सरकार हमेशा मुहर्रम को तवज्जो देती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण सच में हो रहा है या हुआ है, या फिर ये एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव है जिसे बहुत सोच समझकर लोगों के दिमाग में बिठाया गया है। It is perhaps the mother of all ironies that a community, that is the Muslims in India, who are the victim of discrimination, who are the victims of recurring hate crimes, who are underrepresented in parliament, so victims of discrimination in every sense of the term are accused as being appeased. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि तुष्टीकरण होता क्या है। अगर किसी समुदाय को कानून से ऊपर रखा जाए, उसे ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी फ़ायदे दिए जाएं, सरकारी संस्थाओं में उसका दबदबा हो और नीतियां उसके हिसाब से झुका दी जाएं, तब उसे तुष्टीकरण कहा जा सकता है। लेकिन भारत में मुसलमानों की स्थिति इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। यहाँ एक मुसलमान अगर नमाज पढ़ ले, ईद मना ले, उर्दू की बात कर दे या अपने धार्मिक अधिकारों की बात करे तो उसे तुष्टीकरण कहा जाता है, यानी संविधान से मिले अधिकारों को ही राजनीतिक एहसान बना दिया गया है। जबकि भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी देता है। यही अधिकार अगर किसी हिंदू, सिख या ईसाई के लिए सामान्य माना जाता है तो मुसलमानों के लिए शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? यही इस पूरे नैरेटिव की वैचारिक बुनियाद है। अब उस 2017 के दुर्गा पूजा वाले दावे पर आइए। असली घटना क्या थी? 2017 में विजयादशमी और मुहर्रम की तारीख करीब थी, आसपास थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था की चिंता का हवाला देते हुए विसर्जन के समय पर रोक लगाई, लेकिन फिर मामला अदालत गया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार का आदेश रद्द कर दिया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल के लगभग 25,000 दुर्गा पूजा पंडालों में से एक ने भी मुहर्रम वाले दिन विसर्जन की विशेष अनुमति नहीं मांगी। यानी जमीन पर सांप्रदायिक टकराव नहीं था, समाज ने खुद साथ रहने का रास्ता चुना था। लेकिन मीडिया और राजनीति ने ऐसा माहौल बनाया जैसे हिंदुओं के अधिकार छीनकर मुसलमानों को खुश किया जा रहा है। यही राजनीति की चाल है जो आप समझ नहीं पा रहे, या समझकर आप अनजान बनते हैं कि प्रशासनिक फैसलों को भी सभ्यता पर हमला बना दिया जाए और आप मान लें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस समुदाय के तुष्टीकरण की बात हो रही है उसकी असली सामाजिक और आर्थिक हालत क्या है? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी लगभग 29% है, यानी करीब 3.1 करोड़। अगर सच में उनका तुष्टीकरण हुआ होता तो सरकारी संस्थाओं में उनकी मजबूत मौजूदगी दिखती। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं आप एक बार स्क्रीन पर देखिए। पश्चिम बंगाल में लगभग 299 आईएएस अफसरों में सिर्फ 20 मुस्लिम हैं, लगभग 277 आईपीएस अफसरों में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, आईएफएस में 105 अफसरों में सिर्फ एक मुस्लिम अधिकारी है, पुलिस प्रशासन में लगभग 58 एसपी एएसपी स्तर के अफसरों में सिर्फ 8 मुस्लिम हैं, यानी आबादी लगभग 1/3 है। लेकिन अफसरशाही में हिस्सेदारी सिर्फ 5 से 7% के आसपास है। अगर यही तुष्टीकरण है तो फिर भेदभाव किसे कहेंगे? 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिसे खुद यूपीए सरकार ने बनवाया था, कांग्रेस के समय में बनाई गई रिपोर्ट है, भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर शायद सबसे भरोसेमंद सरकारी दस्तावेज है। उस रिपोर्ट ने कहा कि भारत के मुसलमान विकास के लगभग हर पैमाने पर SC/ST समुदाय के बराबर हैं या कई जगह पर उनसे भी नीचे हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सिर्फ 4.2% थी, जबकि आबादी 25% से भी ज्यादा थी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 36% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे थे। मुस्लिमों की साक्षरता दर सिर्फ 59.1% थी, जबकि देश का औसत 65.1% था। उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी लगभग 4% थी मुसलमानों की। बैंकों तक उनकी पहुंच बेहद सीमित और कम थी। शहरों में मुसलमानों का छोटा मोटा अपना काम ज्यादा था, क्योंकि बड़ी और पक्की नौकरियों में उनकी पहुंच कम थी।
अब सवाल ये उठता है, अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी, टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी, तो मुसलमान सरकारी संस्थाओं, नौकरियों, पढ़ाई और अर्थव्यवस्था में इतने पीछे क्यों रहे? It is perhaps the mother of all ironies. Victims of discrimination in every sense of the term are accused as being appeased. शिक्षा के आंकड़े और भी परेशान करने वाले हैं। जनगणना पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां प्रति 10,000 लोग सिर्फ 4.6 सरकारी स्कूल हैं। वहीं जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 15% से कम है, वहां यही संख्या 7.7 स्कूल है। बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसे हजारों गांव हैं जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद पर्याप्त स्कूल और शैक्षिक सुविधाएं नहीं हैं। अब सोचिए, जिस समुदाय का तुष्टीकरण हो रहा हो, उसके बच्चों के पास बुनियादी शिक्षा तक कम मिले, तो फिर विशेष सुविधा कहाँ है, किसके पास है? रोजगार के आंकड़े भी बिल्कुल ऐसी ही कहानियां बताते हैं। अलग अलग आरटीआई रिपोर्टों और श्रम सर्वेक्षण के अनुसार मुसलमानों में बेरोजगारी दर लगभग 6.08% बताई गई है, जो कई पिछड़े वर्गों से भी ज्यादा है। दिहाड़ी मजदूर, छोटे मोटे काम, रेहड़ी पटरी, दर्जी, मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट, चमड़े का काम और छोटे मोटे कारोबार में मुसलमान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यानी सरकारी ताकत और बड़े संस्थानों से दूर है, लेकिन रोजमर्रा की मेहनत करने वाले कामों में भारी मौजूदगी है मुसलमानों की। यही एक हाशिए पर पड़े समुदाय की पहचान होती है। Victims of discrimination in every sense of the term are accused as being appeased. 2024 में एक और बड़ा झटका लगा जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने 77 ओबीसी समुदायों का दर्जा रद्द कर दिया, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। इससे लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र प्रभावित हुए, यानी पढ़ाई और नौकरी में जो थोड़ी बहुत आरक्षण और सहारा था, वो भी कानूनी अनिश्चितता में चला गया। अगर सरकार लगातार किसी समुदाय को खुश कर रही होती, तो उसके अधिकार इतने कमजोर क्यों होते? अब इस नैरेटिव का दूसरा हिस्सा देखिए। इस देश में बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक खर्च और प्रतीकों को कभी तुष्टीकरण नहीं कहा जाता। 2019 के कुंभ मेला पर लगभग 4200 करोड़ का सरकारी खर्च हुआ। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। राम मंदिर कार्यक्रम को सरकारी आयोजन की तरह पेश किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मुख्य चेहरा बने। गाय काटने पर रोक के कारण बीफ और चमड़ी कारोबार से जुड़े लाखों गरीब मुसलमान और दलित प्रभावित हुए। सीएए ने पहली बार नागरिकता के कानून में धर्म को सीधे तौर पर शामिल किया और मुसलमानों को बाहर रखा, लेकिन इन सबको तुष्टीकरण नहीं कहा गया। इन्हें संस्कृति, आस्था, राष्ट्रीय गौरव और सभ्यता का पुनर्जागरण कहा गया। यानी जब सरकार बहुसंख्यक समाज की धार्मिक इच्छाओं को सीधे सीधे पूरा करे तो वो राष्ट्रवाद हो जाता है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो वो तुष्टीकरण हो जाता है। यही इस पूरे विमर्श की सबसे बड़ी दोहरी सोच है। Now, what these figures reflect is perhaps a genuine problem that the Muslim community faces that need to be addressed. मुस्लिम तुष्टीकरण दरअसल एक राजनीतिक धारणा बनाने का औजार है। इसका मकसद आंकड़ों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय में असुरक्षा और गुस्सा पैदा करना है, क्योंकि अगर जनता सच में आंकड़े देखने लगे तो पूरा नैरेटिव ही वहीं ढह जाता है। कोई भी ऐसा समुदाय जिसे सच में सरकार का पूरा सहारा मिला हो, वो इतना पिछड़ा, कम पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता। असलियत ये है कि भारतीय मुसलमानों को इस देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक बहसों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिस्सेदारी सबसे कम मिली है। उन्हें चुनावी भाषणों में सबसे ज्यादा याद किया गया, लेकिन विकास के हर पैमाने पर सबसे पीछे छोड़ दिया गया है, और फिर उसी पिछड़ेपन को तुष्टीकरण का नाम दिया गया। यही इस नैरेटिव की सबसे बड़ी कामयाबी है, भेदभाव को ही विशेष सुविधा की तरह दिखा देना। इसलिए अगली बार जब कोई टीवी एंकर मुस्लिम तुष्टीकरण बोले तो सिर्फ एक सवाल पूछिए कि एंकर महोदय, सरकार, हम ये बात बाद में करेंगे, लेकिन मुसलमानों की तुष्टीकरण अगर हुई है तो वे हर आंकड़े में पीछे क्यों हैं? क्योंकि भावनाएं कहानियां तो बना सकती हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मेरी इस बात को लिखकर रख लीजिएगा। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है अनरीच्ड। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।